हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज़ द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े कुछ इलेक्शन प्रोसीजर, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनके पावर एंड फंक्शंस और हमारे प्राइम मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शंस को। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारी कंट्री का जो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वो कौन है? वो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस क्या थे? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 में डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होना ज़रूरी है और ये ऑफिस वैकेंट खाली कभी नहीं रह सकता। फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड लगभग हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन मेथड की तरह ही सेम है, क्योंकि जैसे हमारे प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हुए थे, मींस उनका इलेक्शन वो हुए थे इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, वैसे ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट को भी इनडायरेक्टली चुना जाता है। अब वाइस प्रेसिडेंट को हम कैसे चुनते हैं? बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होगा? इसमें शामिल होंगे हमारे मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के सारे मेंबर्स जितने भी होंगे इस कॉलेज के हिस्सा होंगे। अब जो ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है वो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के इलेक्टोरल कॉलेज से कैसे डिफरेंट है? अब वो दो चीज़ों में डिफरेंट है। पहला क्या है, जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं इलेक्टेड मेंबर्स को भी और हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी, हमारे पार्लियामेंट के दोनों तरह के मेंबर्स, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। बट प्रेसिडेंट के केस में क्या था, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही इंक्लूडेड थे। फिर सेकेंड डिफरेंस क्या है, जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है, हमारा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। वहीं प्रेसिडेंट के केस में क्या हो रहा था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको इस इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड किया गया था। अब हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे एक रीज़न था। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा जो हमारा प्रेसिडेंट है वो हमारे स्टेट का हेड है, तो इस नाते उसकी पावर क्या है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर दोनों ही साइड, सेंटर की साइड भी और स्टेट की साइड भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है। इसीलिए वहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के मेंबर भी शामिल हो और हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स भी शामिल हो, क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर कहाँ है, स्टेट तक भी पहुँचती है। दूसरी तरफ अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जनरली क्या करता है, काउंसिल ऑफ स्टेट को हेड करता है। इट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट हमारी राज्यसभा का चेयरमैन होता है और कुछ ही चुनिंदा मौक़ों पे या फिर टेम्परेरी पीरियड के लिए ही वाइस प्रेसिडेंट को कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि वो प्रेसिडेंट के फंक्शन या ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें। तो इस केस में, वाइस प्रेसिडेंट केस में ज़रूरी नहीं है कि हम स्टेट लेजिस्लेचर को भी इस इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड करें। अब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर है वो बिल्कुल हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरह ही सेम है। मतलब कैसे होगा वो इलेक्शन का मेथड, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वोटिंग कैसे होगी, सीक्रेट बैलेट के द्वारा। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था वैसे ही सेम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का भी प्रोसीजर है। फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। अगर किसी पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना है तो उसके पास ये फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जैसे कि वो इंडिया का सिटीजन हो, उसकी एज 35 ईयर्स कंप्लीट हो, ठीक है, वो क्वालिफाइड हो किस चीज़ के लिए, एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर हो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, कोई लोकल अथॉरिटी हो या फिर कोई दूसरी पब्लिक अथॉरिटी हो। बट अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है, कोई एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है, कोई स्टेट का गवर्नर है, कोई मिनिस्टर है यूनियन का या फिर किसी स्टेट का, तो उनकी इस पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा और ये सारे लोग क्या क्वालिफाई होंगे कि वो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए खड़े हो सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ प्रोविजंस हैं हमारे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, जैसे कि अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन अपना फाइल करना है तो उसके पास कम से कम 20 क्या है एज ए प्रपोजर होनी चाहिए और 20 क्या है एज ए
20 इलेक्टर्स एज अ सेकेंडर होने चाहिए। मीन्स 20 लोग कहें कि हाँ हम इस पर्सन को, इस कैंडिडेट को एज अ वाइस प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं, और 20 ही और लोग इस बात पे अपनी रजामंदी दें, इस बात को सपोर्ट करें। फिर जो अब कैंडिडेट एज अ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, उसको 15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होगी अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। इन केस वो 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स हासिल नहीं कर पाता है, तो जो ये इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो क्या हो जाएगी, उसको वापस नहीं मिलेगी। फिर हम बात करेंगे डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब जितने भी डाउट्स हैं, कोई भी डिस्प्यूट है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर जिसके ऊपर हम इंक्वायरी चाहते हैं, उस पर डिसीजन किसका फाइनल होगा, उस पर डिसीजन लेने का हक है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो डिसीजन हमारा फाइनल होगा। इन केस किसी पर्सन को हमने एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है, तो उसके इलेक्शन को हम इस बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते कि जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो क्या था, इनकम्प्लीट था। मीन्स कोई इलेक्टोरल कॉलेज में किसी मेंबर की सीट खाली पड़ी है, कोई वैकेंसी पड़ी है, तो उस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि जो उस पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है उसको आप कैंसिल कीजिए। बाई चांस अगर किसी पर्सन का जो इलेक्ट हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, अगर उसकी इलेक्शन को वॉइड करार दे देता है हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि ये पर्सन जो कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है ये वॉइड है, तो उसके द्वारा वो काम किया, जो भी उसने काम किया है उस डिक्लेरेशन से पहले सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिडेट करार नहीं दे सकता। मीन्स जितने भी उसने काम किए हैं वो क्या रहेंगे, फोर्स में कंटिन्यू रहेंगे। फिर हम बात करेंगे ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करने से पहले उस पर्सन को एज वाइस प्रेसिडेंट कुछ शपथ लेनी होती है, जैसे कि वो क्या कहेगा, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट मीन्स वो इंडिया के संविधान के प्रति अपनी पूरी एकदम ट्रू फेथ रखेगा, उसके पूरी निष्ठा रखेगा, पूरी श्रद्धा रखेगा। दूसरा क्या है, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। उसके ऑफिस के रिगार्डिंग जो भी उसको पोस्ट मिली है, जो भी उसको पोजीशन मिली है, उसकी जो ड्यूटीज बनती है वो उसको पूरी निष्ठा के साथ अपना परफॉर्म करेगा। अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है, ये इसको कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन दिलवाता है, वो है हमारे प्रेसिडेंट। या फिर इन केस प्रेसिडेंट एब्सेंट है, उस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट ने जो भी पर्सन को अपॉइंट किया है अपने बिहाफ पे, वो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ को एडमिनिस्टर करेगा। फिर हम देखेंगे कंडीशंस ऑफ ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की कुछ कंडीशंस दी गई हैं हमारे संविधान में। पहली कंडीशन क्या है, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। If any such person is elected vice president, he is deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as a vice president. It means कि कोई भी पर्सन जो भी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया है, ना तो वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, ना ही वो हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। इन केस किसी वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया गया है, तो उस केस में क्या होगा, उस पर्सन को उसकी सीट वो छोड़नी पड़ेगी, उस हाउस की उसकी सीट छोड़नी पड़ेगी उस तारीख को जब वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि उस पर्सन के पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। फिर हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस। जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिस में एंटर किया, उस डेट से लेकर हमारे क्या है 5 ईयर्स तक उसका टर्म ऑफ ऑफिस माना जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट क्या है, अपने ऑफिस से, अपनी पोस्ट से कभी भी रेजिग्नेशन दे सकता है। कैसे, अगर उसने एक रेजिग्नेशन लेटर अपने प्रेसिडेंट को एड्रेस किया है, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देके वो अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है। या फिर उसको क्या है, अगर उसका टर्म कंप्लीट होने से पहले ही हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसका जो 5 ईयर्स का टर्म है ऑफिशियली वो कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। इस चीज़ के लिए कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसीजर की ज़रूरत हमें नहीं है। अब हम देखेंगे हम वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास करवाना होगा, और वो पास कैसे होगा, स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है
कि उस टाइम पे जितने भी हाउस में मेंबर्स होंगे उन सबकी मेजॉरिटी मीन्स 50% से अबव होगी, तो वो हमारी स्पेशल मेजॉरिटी मानी जाएगी। और अगर उस स्पेशल मेजॉरिटी ने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसमें वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल की बात कही गई है, तो क्या है, हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक 14 दिन का नोटिस पीरियड देना होगा, एडवांस में नोटिस भेजना होगा 14 दिन का कम से कम। अब इन 14 डेज में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने फेवर में अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकता है हाउस के सामने, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने, या अपनी फेवर में कोई डॉक्यूमेंट प्रूव कर सकता है कि वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिशियल जो टर्म है वो है 5 years, बट वो 5 years के बाद भी उस ऑफिस को होल्ड कर सकता है तब तक जब तक कि कोई नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट उस पोजीशन पे उस ऑफिस को चार्ज नहीं कर लेता। अब कोई भी पर्सन जो कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होना चाहता है वो कितनी भी बारी अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट करवा सकता है, कोई भी लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म नहीं है। अब हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस किन किन तरीकों से वैकेंट हो सकता है, खाली हो सकता है। जैसे कि ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years, 5 साल का जो उसका टेन्योर था वो खत्म हो गया, या फिर उसने रेजिग्नेशन दे दिया, फिर या फिर उसकी रिमूवल हो गई, डेथ हो गई, या फिर कोई भी दूसरा कारण हो सकता है, या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गया, उसका इलेक्शन जो इलेक्शन हुआ था वो वॉइड डिक्लेयर हो गया। अगर तो प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है किस वजह से कि उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है 5 साल का वो एक्सपायर हो गया, उस केस में क्या होगा, उसका जो टर्म है एक्सपायर होने से पहले पहले एक नया इलेक्शन करवाया जाएगा उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। बट अगर हमारे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या फिर किसी और कारण की वजह से, तब उस केस में क्या होगा, हम नया इलेक्शन करवाएंगे उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जितना जल्दी हो सके। हमारे प्रेसिडेंट के केस में इसमें 6 मंथ की टाइम लिमिट थी, बट हमारे वाइस प्रेसिडेंट के केस में लिखा गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इलेक्शंस करवाएंगे। अब जो नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आएगा वो भी जिस तारीख को वो ऑफिस में एंटर करेगा उससे अपने 5 years काउंट करके उसका फुल टर्म ऑफ 5 years माना जाएगा। अब जो हमारा संविधान है इस बात पे साइलेंट है, मतलब इस चीज़ को कहीं मेंशन नहीं किया गया कि वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा जब ऐसी वैकेंसी अराइज हो जाए वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, या फिर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अगर वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी को कौन परफॉर्म करेगा, इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, साइलेंट है। सिर्फ एक चीज़ का प्रोविज़न दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को लेकर, वो क्या है, एज अ चेयरपर्सन फंक्शन, कि वो जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है उसके तौर पे उनके फंक्शंस को कौन परफॉर्म करेगा। इस केस में क्या होगा, जो राज्यसभा है उसके जो डिप्टी चेयरपर्सन है राज्यसभा के वो एज अ चेयरपर्सन फंक्शन परफॉर्म करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की जगह पे, या फिर राज्यसभा का कोई भी दूसरा मेंबर जिसे प्रेसिडेंट ने ऑथराइज किया है कि आप प्रोटम चेयरमैन की तरह काम कीजिए जब तक वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है। फिर हम बात करेंगे रिमूवल कैसे होगा। अभी हमने डिस्कस किया वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए हमें एक रेजोल्यूशन की ज़रूरत है जो राज्यसभा लेकर आएगी और उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगी, और अगर उस पर लोकसभा ने भी एग्री कर दिया तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रिमूव माने जाएंगे, इम्पीचमेंट उनकी हो जाएगी। बट उस केस में आपको मिनिमम 14 डेज का नोटिस पहले देना पड़ेगा। हमारे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के केस में रीज़न दिया गया था कि उसमें क्या होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होना चाहिए तब हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। बट वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए ऐसा कोई भी कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस को। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इट मीन्स वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में एक्ट करते हैं, और इस कैपेसिटी में उनके पास कुछ पावर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो कि लगभग हमारे लोकसभा के स्पीकर के पावर्स और फंक्शन की तरह ही सेम है। इसीलिए कहा गया है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो किसकी तरह रिजेंबल करते हैं, हमारे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तरह, जो कि चेयरमैन ऑफ सेनेट की तरह एक्ट करते हैं। इट मीन्स जो अमेरिका लेजिस्लेचर का अपर हाउस है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, वहाँ के
वाइस प्रेसिडेंट। और इसी तरह के हमारे इंडिया में जो हमारे राज्यसभा है उसके चेयरमैन कौन होंगे, हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट। फिर वाइस प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो एक प्रेसिडेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है। किस केस में, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है, किस वजह से, प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया, उसकी रिमूवल हो गई, डेथ हो गई या फिर कोई और केस हो गया, उस केस में हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठ जाएंगे। बट वो प्रेसिडेंट के तौर पर कितने टाइम तक काम कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे या उसकी सीट पे बैठ सकते हैं, जब तक कि हमारा न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाता। फिर दूसरा केस देखते हैं, अगर हमारे एग्जिस्टिंग प्राइम प्रेसिडेंट या फिर हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट जो हैं अपनी फंक्शन या अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में अनेबल हैं, किसकी वजह से, या तो कोई वो एब्सेंट है या फिर बीमार है या फिर कोई भी दूसरा कारण है, उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा, उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा, जब तक कि वो सिटिंग प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को दोबारा से ज्वाइन नहीं कर लेते। तो ये थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट की पावर एंड फंक्शंस। अब हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर को दे फैक्टो एग्जीक्यूटिव का नाम दिया गया है। इट मीन्स जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसके हाथ में है, हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या है, हेड ऑफ स्टेट है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। फिर हम देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट। हमारे संविधान में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन को या फिर उसकी अपॉइंटमेंट को लेकर, बट आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट फ्री है कि वो किसी भी पर्सन को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट हमारे उस पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो कि क्या है, लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी जो भी आई है उसके लीडर को वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, क्योंकि जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके कन्वेक्शन के तहत जो भी लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी आएगी उसका लीडर ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इन केस कोई भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा में नहीं मिलती है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ पर्सनल डिस्क्रिशन की पावर आ जाएगी। किस चीज़ को लेकर, प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन और उसकी अपॉइंटमेंट को लेकर प्रेसिडेंट कुछ पर्सनल डिस्क्रिशन की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। उस सिचुएशन में क्या होगा, प्रेसिडेंट ऐसी पार्टी को देखेगा जो कि लार्जेस्ट पार्टी है उस केस में, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स हैं, या फिर लोकसभा में कोई दो पार्टी कोलिजन बनाकर अगर अपने आप को लार्जेस्ट पार्टी प्रूव कर रही है तो उसके लीडर को वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के या फिर मेजॉरिटी पार्टी साबित होने के। और फिर उनको कहेगा, उस पार्टी को कहेगा कि आप विद इन अ मंथ के अंदर अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपने आप को प्रूव कीजिए, अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कीजिए। इस तरह की प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर हमें कब देखने को मिली थी, 1979 में, जब हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे और उन्होंने चरण सिंह को, एक कोलिजन लीडर को, एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। जब हमारी जनता दल पार्टी की गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई क्या है, गिर गई थी, जब ये सरकार गिरी थी तो उन्होंने चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। तो इसमें क्या थी, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर थी। एक और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी इंडिविजुअल जजमेंट को एक्सरसाइज कर सकता है प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट को लेकर। जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर अगर वो अपने ऑफिस में डाई हो जाता है सडनली और उसके आगे कोई सक्सेसर नहीं होता, इट मीन्स कोई भी नया प्राइम मिनिस्टर हमारे पास नहीं होता, उस केस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अपनी इंडिविजुअल जजमेंट के अकॉर्डिंगली नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हमारी हिस्ट्री में 1984 में, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे जैल सिंह, उन्होंने राजीव गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। बाद में क्या हुआ, जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी थी उन्होंने मिलकर उस लीडर को, राजीव गांधी को, अपना प्रेसिडेंट चूज कर लिया था, उनको इलेक्ट कर लिया था।
साथ ही साथ एक बात और कही गई, इन केस प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है और जो हमारी रूलिंग पार्टी है, जो मेजोरिटी सीट्स हैं, वो एक नया लीडर को इलेक्ट करती है, उस केस में प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। हमें जो भी नए लीडर को इलेक्ट किया है, जिस भी रूलिंग पार्टी ने नए लीडर को इलेक्ट किया है, हमें उस प्रेसिडेंट को, उसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि हमारे संविधान में क्या डालना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि किसी पर्सन को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़े लोकसभा में, किससे पहले, कि अगर उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा रहा है उससे पहले ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करे। बट अगर एक बारी प्रेसिडेंट ने उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, तब हम उससे कह सकते हैं कि आप लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कीजिए विद इन रीजनेबल पीरियड। फिर 1997 ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई पर्सन किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है, ना ही वो लोकसभा का मेंबर है, तब भी हम उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कितने समय के लिए? 6 मंथ के लिए। अब इस 6 मंथ के पीरियड में उस पर्सन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो क्या है, मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, कि उसको ये प्रूव करना पड़ेगा या तो वो पार्लियामेंट, या तो राज्यसभा का मेंबर है या फिर वो लोकसभा का मेंबर है। अदरवाइज जो उसकी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो सीज हो जाएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो। बट ब्रिटेन के केस में क्या है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनका ये कंपलसरी लोअर हाउस का मेंबर होना ज़रूरी है, हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर होना उनका वहाँ ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर के ओथ एंड टर्म की। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एंटर करने से पहले जो प्रेसिडेंट है हमारे, उसको जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी क्या है, ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी की। अब हम देखते हैं ओथ ऑफ ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर क्या शपथ लेते हैं। उसमें है टू बियर ट्रू फेथ एंड अलायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि अपने इंडिया के संविधान के प्रति वो पूरी फेथ रखेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इंडिया की इंटेग्रिटी और उसकी सोवरेनिटी को बनाए रखेंगे। थर्ड, वो क्या शपथ लेते हैं, जो भी उनकी ऑफिस की ड्यूटी बनती है वो उसको अपनी समझबूझ के साथ और पूरी निष्ठा के साथ परफॉर्म करेंगे। फोर्थ है टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। इट मीन्स वो हर पर्सन के साथ हमेशा सही करेंगे, चाहे वो किसी भी मैनर में हो, जो भी संविधान के अकॉर्डिंगली और जो भी हमारे नियम कानून के अकॉर्डिंगली बनता है वो हर पीपल के साथ सही करेंगे, बिना किसी डर और बिना किसी भेदभाव के। फिर हम बात करेंगे ओथ ऑफ सीक्रेसी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ये शपथ लेते हैं कि वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, किसी भी तरीके से या किसी भी पर्सन को कोई भी ऐसा मैटर रिवील नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे जिसको उनको कहा गया है कि आपको सीक्रेट रखना है। जो भी चीज़ प्राइम मिनिस्टर को एज अ यूनियन मिनिस्टर को कहा गया है कि आपको सीक्रेट रखनी है, वो किसी भी पर्सन को रिवील नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या है, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर प्रेस में रिलीज करवा सकते हैं जो कि उनकी ड्यूटी के लिए एज अ मिनिस्टर पूरी जनता को या सिटीजन को बतानी ज़रूरी है। सिर्फ वही चीज़ें वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों पे उनको सीक्रेसी बनाए रखनी पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के टर्म की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर का कोई भी एक फिक्स्ड टर्म नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के ड्यूरिंग चलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है या फिर प्राइम मिनिस्टर को कभी भी डिसमिस कर सकता है। जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास लोकसभा में मेजॉरिटी है तब तक प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट डिसमिस नहीं कर सकता है। इन केस लोकसभा में क्या है, प्रेसिडेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, इट मीन्स वहाँ पे लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है। उस केस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
अब प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर भी कुछ फंक्शंस हैं, कुछ पावर हैं, देखते हैं वो क्या है। पहली है, ही recommends person who can be appointed as minister by president. The president can appoint only those person and minister who are recommended by prime minister. It means prime minister recommend कर सकता है कि आप president को ये recommend करेगा कि आप इस person को as a minister appoint कर दीजिए, और प्रेसिडेंट उसी पर्सन को मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा recommended होगा। फिर प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो जो मिनिस्टर का पोर्टफोलियो है उसको रीशफल कर सकता है, या फिर किसको क्या मिनिस्ट्री देनी चाहिए, कौन ह्यूमन रिसोर्स का मिनिस्टर बनेगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। या फिर रीशफल करना है, किसी की ड्यूटी किसी मिनिस्टर के साथ चेंज करनी है, तो उस केस में भी कौन डिसीजन लेगा, किसके पास पावर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। इन केस कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के बीच में, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो किसी भी मिनिस्टर को कह सकता है कि आप अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए, या फिर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि आप इस मिनिस्टर को डिसमिस कर दीजिए। अब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, ठीक है, उसमें जो भी डिसीजंस होंगे उनको कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को हेड कौन करेगा, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर करेंगे। अब किसी भी मिनिस्टर की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे गाइड करना है, कैसे डायरेक्शंस देनी है, वो सारा काम किसका है, प्राइम मिनिस्टर का है। फिर क्या है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर हैं, उनके हेड हैं। इन केस अगर प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन देते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी। इट मीन्स अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करे या फिर उनकी डेथ हो जाए, उस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे। बट अगर कोई मिनिस्टर की डेथ होती है या फिर कोई मिनिस्टर रेजिग्नेशन देता है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। उससे क्या होगा, सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट होगी। फिर हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर के पावर्स एंड फंक्शंस को इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। अब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, किसके बीच में, प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो भी बातचीत होगी वो किसके थ्रू होगी, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होगी। अब इसके तहत प्राइम मिनिस्टर की कुछ ड्यूटी बनती है। पहली क्या है, पहली ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिया है, किसके रिलेशन में, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अफेयर है, ठीक है, जो कि यूनियन से रिलेटेड है, या फिर कोई नियम कानून बनाना है, कोई लेजिस्लेशन लेके आना है, उसके लिए कोई भी प्रपोजल है, ये सारे डिसीजन हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करेंगे। फिर प्रेसिडेंट चाहे तो वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन लाके दीजिए जो कि किससे रिलेटेड है, कोई भी यूनियन का अफेयर हो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, या फिर कोई लेजिस्लेशन बन रहा है उसके रिगार्डिंग कोई प्रपोजल है, तो प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग मुझे इंफॉर्मेशन लाकर दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर का ये भी फंक्शन होगा कि वो प्रेसिडेंट को ऐसी इंफॉर्मेशन लाकर दे। फिर प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को ये कह सकते हैं कि भाई आपके एक मिनिस्टर ने इस तरह का डिसीजन लिया है, ठीक है, और ये जो डिसीजन है जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने लिया है, इसके ऊपर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई भी कंसिडरेशन, उनकी कोई भी राय नहीं ली गई है। तो अब आप ऐसा कीजिए, ये जो मैटर है इस चीज़ को आप अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास लेकर जाइए और उन्हें कहे कि आप इसके ऊपर अपना एनालिसिस करें। ऐसा भी हमारा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ये कंसिडरेशन ले कि उनसे वो उस चीज़ को एनालिसिस करवाएं। सेकेंड पावर क्या है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, किसके रिगार्डिंग,
कोई भी अपॉइंटमेंट करनी है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट को लेकर, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट लेकर, कोई भी यूपीएससी के चेयरमैन है या उनके मेंबर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर होंगे, चेयरमैन हो गया फाइनेंस कमीशन का या फिर फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स होंगे, इन सारे ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट को लेकर कौन एडवाइस करेगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। फिर हम देखते हैं पार्लियामेंट के रिलेशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर एंड फंक्शंस हैं। अब जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे? हमारे लोअर हाउस के लीडर होंगे। अब इस कैपेसिटी में उनको कुछ पावर्स दी गई हैं। पहली क्या है? प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट को ये एडवाइस कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए, पार्लियामेंट के सेशन को या तो सम्मन कीजिए या फिर प्रोरोग कीजिए। इट मीन्स या तो आप उनको इनवाइट कीजिए कि पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट किया जाए या फिर एंड कीजिए उस सेशन का। ये कौन एडवाइस करेगा? प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे हमारे प्रेसिडेंट को। अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो इसकी रिकमेंडेशन भी कौन देगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी को अनाउंस करना है हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इट मींस हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कोई भी पॉलिसी को अनाउंस करना है तो वो कौन करेगा? वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर करेंगे। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की कुछ दूसरी पावर्स एंड फंक्शंस। जैसे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या होते हैं? प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं, जो कि अब नीति आयोग हो गया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, इन सब का चेयरमैन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनानी है कंट्री को लेकर तो उसकी शेपिंग में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो कौन प्ले करेगा? प्राइम मिनिस्टर प्ले करेगा। जो भी हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसका स्पोक्स पर्सन कौन है? चीफ स्पोक्स पर्सन कौन है? वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। कोई भी इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी के दौरान कोई भी पॉलिटिकल लेवल पे हमें एक मैनेजर की ज़रूरत है, एक क्राइसिस मैनेजर की ज़रूरत है जो इस इमरजेंसी को डील कर सके। वो कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास ही तो सारी रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जिसकी वजह से वो कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर क्या है? एज अ लीडर ऑफ नेशन होने के नाते अब वो क्या करेंगे? जितने भी सेक्शन ऑफ पीपल है, अलग अलग तरह के लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, उनसे जाकर मिल सकते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम के बारे में उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होता है? लीडर ऑफ पार्टी इन पावर। इट मीन्स लोकसभा में जो भी पार्टी मेजोरिटी के साथ आएगी उसका लीडर कौन बनता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर क्या है? अब जो भी सर्विसेज होंगी उसका पॉलिटिकल हेड कौन होगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की पावर्स एंड फंक्शंस। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस, वैकेंसी, पावर एंड फंक्शंस, हमारे प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, उनके पावर एंड फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टॉपिक को। टिल देन, स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।